हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हमने भारत के टॉपिक को मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा। इसके बाद हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे। हमने ऊपर ऊपर से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को डीप में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1750 ईस्वी सन पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। जो उसके मतलब प्रमुख स्थल वो माने जाते हैं, वो मतलब हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनहुडो, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, लोथल, बनावली, धोलावीरा, ये सब हड़प्पा सभ्यता के मतलब प्रमुख स्थल हैं। वो उनके मतलब खोज कर यहाँ पर उनके खोजकर्ता दिए गए और किस साल में मतलब ये प्रमुख स्थल खोजे गए और किस नदी के किनारे यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आता है ये स्थल कहाँ पर अभी स्थित है और उनसे मतलब मुख्य रूप से क्या क्या मतलब मिला, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का है। उसके बाद मतलब प्राचीन भारत के इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता मेन मुख्य टॉपिक माना जाता है। उसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये तंत्रों से जुड़ा हुआ है। ये मतलब वैदिक काल 1500 ईस्वी सन पूर्व से 600 ईस्वी सन पूर्व यीशु ख्रिस्त कि पहले का वो समय माना जाता है। और उस वैदिक काल में मतलब उसके शोधकर्ता मतलब ये प्राचीन वेदों के बारे में उल्लेख दिया गया है। साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद आदि को शामिल किया गया है। वेदों मतलब मैंने अभी कहा ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद, ये चार मतलब प्रमुख जो क्रमशः दिए गए हैं। उसके ऋग्वेद वो सबसे प्राचीन मतलब वेद है। वो देवताओं की स्मृति के लिए माना जाता है। उस ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। जो 10वें सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद को इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ये वर्षा के भी देवता है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद को संगीत का मूल कहा जाता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य पद दोनों में होता है। यह वेद मूलक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। उसके बाद आता है अर्थवेद। यह ब्रह्म ज्ञान, औषधि ज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि से वर्णन है। उसके बाद आता है पुराण। पुराण 18 पुराण है और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण जो 10वें अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। उपनिषद 108 है। भारत का सूत्र सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आता है महाजनपद काल। यहाँ पर मतलब महाजनपद काल मगध, कौशल, वज्जी, अंग, वत्स, कुरु, अवंती और उसके राजधानी के मतलब राजधानी दिया गया है। 6ठी शताब्दी में ईस्वी सन पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपद थे, उसमें से ये मतलब दिए गए हैं महाजनपद। उसके बाद आता है धार्मिक आंदोलन। ये मतलब ब्राह्मणवादी विरुद्ध नास्तिक, अनिशवादी, जैन और बौद्ध का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और मतलब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उसको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर महावीर स्वामी का जीवन परिचय दिया गया है, जो 1500 ईस्वी सन पूर्व में उनका जन्म हुआ। वैशाली के पास कुंड गांव में उनका जन्म। बचपन का नाम वर्धमान था। या पिता, माता, पत्नी, पुत्री संन्यास धारण 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुरु त्याग किया था और मृत्यु उनकी यहाँ पर 568 ईस्वी सन पूर्व में हुई थी और तकरीबन उनकी उम्र 72 थी। और उनके मतलब स्थान यहाँ पर नालंदा का मतलब ये स्थान लगता है उनके मृत्यु के समय। और महावीर स्वामी का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है और महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली उनके दामादी थे। उसके बाद मतलब आता है बौद्ध धर्म। यहाँ पर
बौद्ध धर्म, यहाँ पर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध थे और उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का परिचय दिया गया है। उनका जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता महादेवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद आता है उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था और मतलब उनके पहले शिष्य उनकी मासी ही थी। उन्हें विवाह 16 वर्ष में हुआ था। उनके पुत्र राहुल थे। गृह त्याग उनके 19 वर्ष में हुआ था। ये भी उनको गृह त्याग को महाविनिष्क्रियमन कहा जाता है। ये भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बोध गया स्थान बिहार का हुई थी। घटना धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब घटना ये लिखा होता है। वृक्ष पीपल के का वृक्ष उसको बोधि वृक्ष भी मतलब कहते हैं। उन्हें पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिया था। और ऋषि भिक्षुणु मैंने अभी कहा ना, गौतमी उनकी मासी थी। उनको पालन पोषण किया उनकी मासी, और प्रथम भिक्षुणी भी गौतमी मासी थी। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी सन पूर्व में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थान कुशीनगर में होता है। घटना महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये मतलब इम्पोर्टेंट ये लिखा गया है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पाली भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ हुई, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये पहली संगीति 483 ईस्वी सन पूर्व, 383 ईस्वी सन पूर्व, तीसरी हुई 250 ईस्वी सन पूर्व और चौथी 72 ईस्वी सन में हुई थी। यहाँ पर उसके स्थान और शासन काल के बारे में दिया गया है। उसके बाद आता है मतलब मगध का उत्कर्ष, जो हर्षक वंश से नंद वंश तक का मतलब यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। जो मगध एक साम्राज्य था, उस पर सबसे पहले हर्षक वंश का शासन था। हर्षक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसकी मतलब उसके हत्या उसके पुत्र ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए ली थी। अजातशत्रु नाम था। अजातशत्रु ने मतलब ये एरिया वज्जी संघ एरिया मतलब एरिया आता है, उसके आक्रमण कर उसके मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु के बाद उदाई ने शासन किया। उदाई ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदाई ने आता है। और उदाई ने मतलब पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आता है हर्षक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश ने शासन। शिशुनाग वंश आता है हर्षक वंश के बाद। इसका प्रमुख शासक शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। फिर यहाँ पर दूसरा शासक आता है शिशुनाग, और इसका मतलब शिशुनाग ही शासन था और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ शिशुनाग के बाद आता है महापद्म नंद ने किया, नंद वंश की स्थापना की। यहाँ पर तीसरा मतलब ये आता है साम्राज्य, उसके मतलब नंद वंश ने स्थापना की, जिसका अंतिम शासक गणानंद था। गणानंद के काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर मुस्लिम राजा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य सत्ता की साम्राज्य। उसके बाद मगध का उत्कर्ष के बाद यहाँ आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मतलब 322 ईस्वी सन पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य, उसका वो मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी सहायता से साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौटिल्य प्रधानमंत्री था। अभी हमने बात की वो जिसने अर्थशास्त्र की मतलब रचना की, वो कौटिल्य चाणक्य था। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। मौर्य का महल लकड़ी का बना था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन में महत्व राजस्व अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण कहलाती। वो प्रचलित मुद्रा जैसे कि अभी मतलब रुपया है, वहाँ पर पर्ण कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस से भी संघर्ष हुआ, जिसमें सेल्यूकस मतलब नाम भी बहुत ज़्यादा बार आता है। उसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। ये भी मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है।
मैगनीज के अनुसार मौर्य शासन 7 वर्गों में विभक्त था और 30 सदस्यों की समिति द्वारा उनका संचालन होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना। अशोक मौर्य का नाम तो आपने सुना होगा ज़्यादातर। अशोक मौर्य सबसे प्रसिद्ध शासक था। बिल्कुल 273 ईस्वी सन पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ये मतलब साल है ईस्वी सन पूर्व के पहला की, मतलब ये मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य ईस्वी सन पूर्व के पहला की बात है। फिर आता है 200 ईस्वी सन पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग मतलब प्रदेश है, उस पर आक्रमण अशोक मौर्य ने किया था। अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो ब्रह्मी, ग्रीक, अरामायक तथा खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। फिर आता है अशोक ने ब्रह्मलिपि में लिखे शिलालेख का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी सन में पढ़ा। मतलब ये शिलालेख द्वारा लिखा गया था, उसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप से पढ़ा गया था। पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रोक का वर्णन तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। शिलालेख तब लिखे गए थे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेस में पढ़ा गया। फिर आता है अशोक ने सांची, सारनाथ, तक्षशिला जैसे स्तूप का निर्माण करवाया और पहाड़ियों में उसने आजीविका गुफाओं दान दे दी। मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। फिर आता है मौर्योत्तर काल। वो मौर्योत्तर काल मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल आता है। वो शुंग सातवाहन से कनिष्क तक का उल्लेख इसमें मिलता है। मौर्य वंश के वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग सातवाहन की। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी, पाटलिपुत्र के बदले उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। शुंग वंश के काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद आता है उसका अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या कर वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना हुई मतलब शुंग साम्राज्य के बाद। अंतिम कर्ण शासक सुषुम्न की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बाद सातवाहन ने मतलब इक्ष्वाकु वंश तथा चेदी वंश शासन भी आया। चेदी वंश के बाद शासक खारवेल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हाथी गुफा से मिलती है। इसके पश्चात हिंदू यवन शासकों का शासन आया, जिन्हें इंडो ग्रीक युवन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हिंदू यूनानी शासकों मिनांड प्रचलित था, जिससे नागसेक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसकी जानकारी हमें मिलिंदपन्हो नामक ग्रंथों से मिलती है। बिल्कुल सही, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद आता है यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत पर सोने के सिक्के जारी किए थे। हाँ, हिंदू यूनानी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके पश्चात शकों ने तत्पश्चात कुषाणों ने शासन किया। कुषाणों का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी। इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था। हाँ, पहले हमने चार बौद्ध संगीति पढ़ी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी सन में राज्यारोहण शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना। फिर आता है कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान भी थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फिर मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त वंश, और प्राचीन भारत के इतिहास में उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। ये इसके पहले दो मतलब टॉपिक बाकी है। गुप्त वंश कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन हुआ। उसके बाद गुप्त वंश का कुषाण वंश
के पतन के बाद गुप्त वंश का शासन। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस वंश के शासकों में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, सुवनंदगुप्त महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने मतलब गुप्त वंश की शुरुआत की थी। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिच्छविक नामक राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय महत्वपूर्ण घटना थी। उसके राजनीतिक उद्देश्य के कारण उसने ये राजकुमारी से अपना विवाह किया था। फिर चंद्रगुप्त के पश्चात समुद्रगुप्त वंश का शासक बना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा मतलब माना जाता है। फिर समुद्रगुप्त के मतलब विजय और उसकी जानकारी स्रोत दरबारी कवि हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्तित या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में भारतवर्ष का शब्द का उल्लेख है। ये मतलब दोनों किताबें हरिशेन की, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में उनकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखा गया। किसके मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके मतलब कौन से राजा के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उसका मतलब आंसर आता है कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त काल में साहित्य कला स्वर्ण कला कहा जाता था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर पराजित विक्रमादित्य की उपाधि धारण तथा चांदी के सिक्के लगाए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि और चांदी के सिक्के लगाए, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान, ये मतलब विदेशी यात्री था, वो मतलब पूछा जा सकता है कि किसके काल में फाह्यान भारत आया, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है मतलब उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन से नवरत्न पाए जाते थे, तो इसमें नवरत्न महाकवि कालिदास, अमर सिंह आदि वगैरह मुख्य मतलब नवरत्न पाए जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त ने नालंदा विद्यापीठ की स्थापना की, शिक्षा का महत्वपूर्ण बना। ये भारत की ये विश्वविद्यालय सबसे पुरानी मानी जाती है। कुमारगुप्त के बाद सुवनगुप्त ने शासन किया। उसके बाद गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसार जैसी पुस्तकें लिखी थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद आता है आर्यभट्ट नामक खगोलशास्त्री, वराहमिहिर और आदि मतलब ये पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। आर्यभट्ट भी उन्हीं के शासनकाल में आया था। फिर मतलब गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। प्राचीन भारत का आखिरी टॉपिक गुप्तोत्तर काल। इसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन काल के बारे में उल्लेख दिया गया है। गुप्त साम्राज्य के बाद पश्चात भारत में पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। ये पुष्पभूति वंश की स्थापना राजा महान हर्षवर्धन ने की थी। इसने अपनी राजधानी धानेश्वर बनाई थी। धानेश्वर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन माना जाता है। इसने प्रियदर्शी का नाटक की रचना की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद आता है उसने नालंदा विद्यापीठ को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। मतलब उस समय नालंदा विद्यापीठ मतलब मुख्य रूप से बहुत बड़ी विश्वविद्यालय मानी जाती थी। हर्षवर्धन ताम्रलिप्ति हर्षवर्धन के समय में एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा बंदरगाह मतलब प्रख्यात था, तो ताम्रलिप्ति। उसके बाद आता है हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि हुएनसांग जो चीनी यात्री था वो किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि था। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उसने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब पुस्तक है और क्वेश्चन में
बार बार आता रहता है। उसके बाद हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, बारे में अहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक, जैसे कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल, सेन वंश का संस्थापक सामंत व सेन, फिर ये यहाँ पर दिख रहे हैं चंदेल वंश का नन्नुक, फिर राष्ट्रकूट का दिया गया है सोलंकी वंश का, चौहान वंश का, ये आदि वगैरह दिए गए। हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमने आज प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ा। उसमें मेन चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। फिर मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा, फिर गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ा। ये प्राचीन भारत के इतिहास का मुख्य टॉपिक थे, जिसके आगे बढ़कर अपने नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे। जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी हिस्ट्री और भी मजबूत होगी। और क्वेश्चन में इन्हीं से ही हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे कि कॉलेज में होगा या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये मुख्य बेनिफिट होगा। ये इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे अपने जो पढ़ा वो उसको रिपीट और दोबारा मजबूत करने के लिए और आपकी हिस्ट्री मजबूत बनाने के लिए मैं पढ़ भी रहा हूँ और जो मुझे आता है वो मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वह पहुंचाना चाहता हूँ। तो आपको भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको ये वीडियो मिलती रहे और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और हेल्पफुल बने रहे।